हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पिछले ही वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ा था, जिसमें हमने प्राचीन भारत के जो कालिदास, भृतहरि, भवभूति और बाणभट्ट ये 4 कवि पढ़ लिए। उसके बाद मध्यकालीन भारत के केशवदास, पद्माकर एंड भूषण, इन 3 कवि को पढ़कर पिछले वीडियो में ये दोनों कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आधुनिक भारत के कवि को देखना है, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को सबसे पहले देखेंगे और ट्रिक से हम उनकी रचनाओं को याद करेंगे। आधुनिक भारत में सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनकी एक बात याद रखना सबसे पहले कि इनको भारतीय आत्मा बोलते हैं और चतुर्वेदी जी के ऊपर जो ये मात्रा आ रही है उससे याद रखते हैं। इन्होंने एक पत्र अपने संपादन में जारी करवाया था जिसका नाम था करमवीर। करमवीर में ऐसे ऊपर एक मात्रा आ रही है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1899 बावई होशंगाबाद में हुआ था। नॉर्मली कवि का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछते नहीं है, लेकिन ये वाला काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। बावई होशंगाबाद। इनकी मौत 1968 खंडवा में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट कृति है पुष्प की अभिलाषा। इसमें पुष्प बोलता है कि हमें किसी मंदिर में नहीं चढ़ना, कहीं धार्मिक स्थल पर नहीं चढ़ना, हमें तो बस शहीदों के पैरों में समर्पण होना है। पुष्प की अभिलाषा ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है और इसी से हम ये जो बाकी की जो रचनाएं हैं उसकी ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो पुष्प की अभिलाषा से आपको याद रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक ऐसी कविता लिखी जो जिसमें पुष्प बोलता है कि हमें शहीदों के पैर में समर्पण होना है। तो इनकी ट्रिक बनाते टाइम हम शहीदों की बात करेंगे, सैनिक जो बॉर्डर पर टिके हुए हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो सैनिक बॉर्डर पर लगे हुए हैं वो हिम यानी बर्फ़ को काट कर बर्फ़ में रहते हैं, मतलब -डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो फिर भी। तो हिम किरीटनी एंड हिम तरंगिनी दोनों इनकी है। वहाँ सैनिक समर्पण करते हैं, समर्पण इनकी है। काजल आंच रही, जब सैनिक कोई शहीद हो जाता है तो आँख से आंसू आते हैं, काजल बह जाता है, काजल आंच रही इनकी कृति है। मरड़ ज्वार माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति है। जब सैनिक बॉर्डर पर जाते हैं ऊपर तो पाँव पाँव बरी दिराते हैं, मतलब पूरे पाँव उनके बर्फ़ में नीचे धंस जाते हैं। उससे याद रखते हैं पाँव पाँव बरी इरादे इनकी है और समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति है। चिंतन की लाचारी, सैनिक जब बॉर्डर पर जाते हैं तो घर में तो चिंता होती है। चिंतन की लाचारी, क्यों बॉर्डर पर सैनिक जाते हैं जिससे हम अपने त्यौहार अच्छे से मना पाएँ, अच्छे से रह पाएँ। बॉर्डर की टेंशन उनकी रहती है या फिर वो फ्रंट लाइन में अपने आप को रखते हैं जिससे हम अपनी होली अच्छे से मना पाएँ, रंगों की बोली। ये माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद से एमपी में कैसे आई? क्योंकि इनके खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के यहाँ इनकी शादी हुई थी। 1948 में रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी कुछ कृति हैं, एक फेमस है झांसी की रानी, तो उससे हम बाकी की याद कर लेंगे। झांसी की रानी की आगे की लाइन आपको याद करनी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो खूब लड़ी, लड़ाई झगड़ा होता है बचपन में, खेल खेल में लड़ाई झगड़ा हो जाता है? सीधे साधे दिखने वाले बच्चे भी खूब लड़ते हैं और इतना लड़ते हैं कि अगर माला किसी ने पहली है तो माला वाला तोड़ देते हैं, ठीक है। ये कोई स्टोरी नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है, तो इससे याद रखो। खूब लड़ी मर्दानी, लड़ी से ये बचपन बचपन, ठीक। तो बचपन इनकी रचना है। खेल, सभा के खेल इनकी रचना है। सीधे साधे बच्चे लड़ते हैं, सीधे साधे चित्र इनकी रचना है और इतना लड़ते हैं मतलब माला वाला तोड़ देते हैं, मोती मोती बिखेर देते हैं। तो बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। उसके बाद आता है मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी से आपको याद रखना है उन्मादिनी, उन्मादिनी इनकी रचना है, पेपर में आ चुका है ये, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी 3 रचनाएं और हैं, त्रिधारा, माधुरी एंड सरस्वती। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये जो बच्चे इतना लड़ाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स बोल रहे हैं इनके त्रिमासिक परीक्षा आने वाली है। त्रिमासिक शायद 3 महीने में एक बार वाली, हाँ, त्रिमासिक परीक्षा आने वाली है, लड़ाई मत करो, पढ़ लो, ठीक है। तो त्रिधारा, माँ यानी माधुरी, स यानी सरस्वती, त्रिमासिक परीक्षा, ओके। फिर नेक्स्ट है इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की यहाँ 3 कृति और हैं, लेकिन ये यहीं से याद हो जाती हैं। झांसी की रानी, रानी की चुनौती और वीरों का कैसा हो बसंत, इसी तीनों से याद हो जाती है। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म हुआ था श्योपुर में 1917 में। ये चंबल के लड़के हैं, उसी से याद हो जाता है। श्योपुर चंबल मान सकते हैं, हालांकि भिंड मुरैना ग्वालियर आता है, लेकिन श्योपुर भी मान सकते हैं चंबल में। 1917 चंबल में इनका जन्म हुआ था। देखो, जब चंबल के लड़के होते हैं ना, वो कहीं बुराई हो रही हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं मतलब बड़ी बड़ी सिटी में अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है तो कुछ लोग होते हैं मुंह टेढ़ा करके चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस पर। लेकिन चंबल के लड़के मुंह टेढ़ा कर देंगे,
ठीक है, तो इससे याद रखें मुंह टेढ़ा। और धूल में मिला देंगे, भूरी भूरी खाक धूल, ये किसकी है? गजानन महादेव भक्तिबोध की। लेकिन एक बात है, जब यहाँ के बच्चे कहीं बड़ी सिटी में अपना काम दिखाने, अपनी प्रतिभा को निखारने बड़े शहर में जाते हैं, तो उनका शुरुआत में आदर नहीं होता। देखो, इसलिए उन्होंने लिखा है नई कविता का आत्मा संघर्ष। मतलब अगर कोई नया काम करेगा तो उसे आत्म संघर्ष करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, ये दोनों एक ही रिलेटेड है। और कामयाब होने के लिए पुनर्विचार करना पड़ेगा। यानी चंबल का लड़का कोई मुंबई गया और वो शुरुआत में कामयाब नहीं हो रहा है, तो उसे पुनर्विचार करना पड़ेगा कि सही मुंबई आए हैं या नहीं आए हैं। तो कामयाबी के लिए पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये चंबल, ये 5 कृति आपको याद रहेंगी गजानन माधव मुक्तिबोध की। ओके, ट्रिक आपको समझ में आ रही है? थोड़ा जल्दी कर रहे हैं लेकिन ट्रिक तो आपको समझ में आ ही रही होगी। नेक्स्ट है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो इनके नाम में ही आ रहा है बाल कृष्ण, यानी कि कोई नया बच्चा है। ठीक है, 1897 में शाहजहाँपुर में जन्म हुआ था। आपको पता होगा आगर मालवा बिल्कुल लेटेस्ट है, नया, जो शाहजहाँपुर से कटा था। तो इससे कहीं ना कहीं नवीन से आपको याद रखना है, शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ था, याद आ जाएगा। ठीक, तो ये नए बच्चे को आप रिप्लिका समझें, नए बच्चे का, उसी से ये जो इनकी कृति हैं वो याद हो जाएंगी ट्रिक के माध्यम से। देखो, नया बच्चा स्तनपान करता है तो स्तवन। ठीक है, हम बिस्पाई जन्म के, तो यहाँ तो जन्म ही आ गया, नया बच्चा हो गया। तो नए बच्चे कुमकुम लगाते हैं शौक में, तो कुमकुम इनकी कृति हो गई, किनकी? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। रश्मि रेखा, जब नया बच्चा घर में आता है तो उसको रस्म के साथ रेखा के अंदर करते हैं। जैसे रस्म निभाते हैं उसके बाद घर में अंतर रेखा के अंदर इंटर करते हैं। तो रश्मि रेखा किसकी? नए बच्चे यानी बाल कृष्ण शर्मा नवीन। फिर अपलक, तो नए बच्चे पलक नहीं खोलते, पलक बंदी रखते हैं, अपलक। ठीक, उसके बाद क्वासी प्राण अर्पण, मतलब पूरा ही परिवार, पूरा ही घर उस बच्चे के ऊपर प्राण अर्पण करता है। तो क्वासी प्राण अर्पण, नया बच्चा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। उसके अलावा 2 और हैं जिनकी ट्रिक नहीं है, उर्मिला एंड बिनोबा। तो आप ऐसे समझ लो कि वो उस नए बच्चे के माता पिता का नाम उर्मिला एंड बिनोबा है। ठीक, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए। अब उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्रा जी। भवानी प्रसाद मिश्रा जी को आप भवानी को बी, प्रसाद को पी एंड मशीन, मिश्रा को मशीन, ऐसे लिख सकते हैं। तो बीपी मशीन है, तो बीपी मशीन आप एक बना लो। और बीपी मशीन में ऐसे एक वायर होता है, तो वायर बना लो। उससे आपको याद रखना है बुनी हुई रस्सी। ये अलग से क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इसी बुनी हुई रस्सी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। बीपी मिश्रा जी को इसी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, बाकी कौन सी कविताएं, ये हम दूसरी ट्रिक से याद रखेंगे। देखो, बीपी मशीन किसके पास होती है? जो टेंशन में होते हैं, और यूँ इनडायरेक्टली बोलें कि उन लोगों को शांति बहुत पसंद होती है, जिनका बीपी हाई लो रहता है, उन्हें शांति बहुत पसंद होती है। तो ये एक अंकल हैं, ये अंधेरे में अपने घर में गांधी जी की मूर्ति लगाई हुई है। शांति पसंद है तो गांधी जी की मूर्ति तो लगाएंगे। गांधी जी की मूर्ति लगाई हुई है और आपस में बात कर रहे हैं अंधेरे में। व्यक्तिगत दुख रिप्रेजेंट कर रहे हैं गांधी जी को, ये आप देख रहे हैं इमेज। ठीक है, अचानक से कोई आ गया, मान लो तुम ही पहुंच गए अचानक से, हालांकि तुम गीत गाते हुए गए हो लेकिन अचानक से पहुंच गए, तो वो गुस्सा तो करेंगे। बस इतनी स्टोरी है। बीपी के पेशेंट अंकल हैं, वो अंधेरे में गांधी जी से कुछ अपनी व्यक्तिगत दुख साझा कर रहे थे और तुम अचानक पहुंच गए हो, बस। ठीक, आपको ये स्टोरी समझ में आ गई, तो इससे हो जाएगा अंधेरी कविताएं, क्योंकि यहाँ अंधेरा है। व्यक्तिगत दुख साझा कर रहे हैं तो चकित है दुख। अनाम तुम आते हो, एकदम से कोई आ गया, गीत गाते हुए आया लेकिन अनाम तुम आते हो। और गीत फरोश, ये गांधी जी की मूर्ति है, तो गांधी पंचसती, ये इनकी रचनाएं हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट कवि हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म 1924 होशंगाबाद में हुआ था। इनकी एक खासियत है, व्यंग लिखने में ये एक्सपर्ट थे और वसीदा पत्रिका इन्होंने ही जारी की थी। ओके, इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, एक बार पढ़ देता हूँ। भूत के पांव पीछे, कल की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की परत, तट की खोज, सदाचार का तावीज, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके लिए तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, विकलांग श्रद्धा का दौर। फिर हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। अब फ्रेंड्स, इसको कैसे याद करेंगे, ये देखो एक ट्रिक है। जैसे यहाँ बेंच पर तट किनारे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, दुख में है कोई, ये गलत बन गया है, ये तट है, तट किनारे ये बैठा है और यहाँ इसकी परछाई पड़ रही है, ये परछाई को देख रहा है। तो ये परछाई क्यों? क्योंकि हरिशंकर परसाई जी की ट्रिक बना रहे हैं, तो इससे आपको याद रहेगा, इसलिए ये परछाई है। ओके, अब ट्रिक देखो, इसमें हम स्टोरी देखेंगे इस बंदे के साथ आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम भूतकाल में देखेंगे, मतलब पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में ये क्या सोच रहा है, और फ्यूचर में ये क्या करेगा। ये देखो, इसकी जॉब चली गई है। ठीक, तो इसने जॉब में रहते हुए बेईमानी की थी, इसलिए इसकी जॉब चली गई। तो भूतकाल में हम ये लिख रहे हैं कि इसने बेईमानी की थी, तो किसी ने शिकायत कर दी थी इसकी, इससे इसकी जॉब चली गई। तो ये मन में सोच रहा है तब की बात और थी,
मतलब जब जॉब थी तब की बात कुछ और ही थी, ठीक है। अब ये प्रेजेंट में सोच रहा है, प्रेजेंट में ये सोच रहा है कि अब सदाचार से चलेंगे, पहले बेईमानी की थी लेकिन अब सदाचार से चलेंगे, ये मतलब परछाई में देख के बोल रहा है, ठीक है। अब पगडंडियों का सहारा नहीं लेंगे, पगडंडियों का सहारा नहीं लेंगे मतलब बेईमानी वगैरह करना पगडंडियों का सहारा लेने के बराबर होता है। तो ये सोच रहा है भाई अब पगडंडियों का सहारा नहीं लेंगे क्योंकि अब विकलांगता का दौर खत्म हो गया अब, तो इसलिए पगडंडियों का सहारा नहीं लेंगे, विकलांग सिद्धा का दौर खत्म हो गया है, अच्छे से जॉब करेंगे। फिर आगे फ्यूचर में क्या करता है ये, हंसते हुए रोते हुए आगे चला जाता है, यहाँ से उठ के हंसते रोते आगे चला जाता है क्योंकि दुख है उसे, ठीक है। और ये मन में सोचता है जैसे उनके दिन फिरे, जैसे मतलब किसी के दिन फिरे वैसे मेरे भी दिन फिर जाएंगे। दुख तो है जॉब चली गई उसकी, लेकिन ऐसा लगता है उसे कि फ्यूचर में उसके भी दिन फिर जाएंगे। सिंपल ट्रिक है ये, परछाई, बस ये ट्रिक खत्म हो गई, ठीक है। अब ये परछाई को देख के ये जो बातचीत हो रही है, तो भूतकाल यानी पास्ट की थोड़ी सी बात, थोड़ी प्रेजेंट की बात और थोड़ी फ्यूचर की बात। बेईमानी की थी इसलिए उसकी शिकायत हो गई थी, तो उसकी जॉब चलेगी, तो ये सोच रहा है तब की बात और थी। प्रेजेंट में सोच रहा है सदाचार से चलेंगे, पगडंडियों का सहारा नहीं लेंगे और विकलांगता का दौर खत्म हो गया अब, और फ्यूचर में हंसते हुए रोते हुए आगे बढ़ जाता है। और ये सोचता है जैसे उनके दिन फिरे वैसे मेरे भी दिन फिरेंगे। देखो अब ये इसमें ये तट की खोज मतलब तट किनारे यहाँ बैठा हुआ है, तो ये अलग है, तट की खोज याद रहेगा। भूत के पाँव पीछे, ये भूतकाल में कुछ सोच रहा है तो भूत के पाँव पीछे। कल की बात और थी, ये सोच रहा था कल की बात और थी। शिकायत मुझे भी है, ये शिकायत हुई थी इसकी, शिकायत मुझे भी है। बेईमानी की परत, इसने बेईमानी की थी। फिर नेक्स्ट सदाचार का तावीज, अब सदाचार से चलेंगे, इसने सोचा है। पगडंडियों का सहारा नहीं लेंगे, विकलांग सिद्धा का दौर खत्म हो गया। आगे हंसते हुए रोते आगे बढ़ जाता है और जैसे उनके दिन फिरे वैसे मेरी फिरेंगे, ऐसे सोच के आगे बढ़ जाता है। ये स्टोरी से ये सारी ही ये इनकी जो रचनाएं हैं वो याद रहेंगी। और स्टोरी कैसे याद आएगी, ये परछाई, परछाई देख के ये बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मुल्ला रम्मू जी का जन्म भोपाल में हुआ था, इनके पिताजी अफगानिस्तान से आए थे। तो सबसे पहले हम इनकी रचनाएं लिख लेते हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, उसके बाद देखेंगे याद कैसे रखना है। तो फ्रेंड्स देखो ये इनकी रचनाएं हैं, इनमें से जो ये वाली रचनाएं हैं वो डायरेक्टली याद हो जाती है, एक बार पढ़ लेते हैं। इन्होंने सबसे पहली रचना जो लिखी थी, उनकी फर्स्ट बुक थी 1921 में आई थी फर्स्ट बुक, गुलाबी उर्दू। और ये गुलाबी उर्दू नाम से फेमस भी थे, तो इसलिए ये सारे पॉइंट याद हो जाते हैं। इन जहाँ भी ये गुलाबी उर्दू आ रही है उसके राइटर यही थे। इसके अलावा तीन इनके नाम पर ही हैं, खवातीन सवाने मुल्ला रमूजी, मजामीन मुल्ला रमूजी एंड खतूते मुल्ला रमूजी। ये सारी तो डायरेक्टली याद हो जाती है, ठीक है। एक है मस हिरे भोपाल, ये भोपाल से थे इसलिए ये भी याद हो जाती है। तो हमें ट्रिक बनानी पड़ेगी इनकी, ये शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, मुसाफिर खाना, सुबह की लताफत एंड तारीख एंड ज़िंदगी, इनकी ट्रिक बनानी है। तो देखो ये जो मुल्ला रमूजी थे, इनके पिताजी अफ़गानिस्तान से आए थे, यहाँ भोपाल में नौकरी वोकरी करते थे। तो मुल्ला रमूजी का जन्म इसलिए 1896 भोपाल में ही हुआ था। तो अफ़गानिस्तान से आए थे, ये काफ़ी हम उसी से ट्रिक बनाते हैं। तो मुल्ला रमूजी के पेरेंट्स वगैरह अफ़गानिस्तान से रिलेटेड थे। और अफ़गानिस्तान में इस वक्त कितनी बुरी हालत है, औरत जात के लिए बहुत बुरी हालत है। आपने अभी देखा होगा उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है, ठीक। शादी के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। आपने अफ़गानिस्तान के तालिबान के काफ़ी ऑर्डर सुन लिए होंगे, तो उस औरत जात को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, शादियों के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है। वहाँ पर हर मुसाफिर, जितने भी वहाँ पर मुसाफिर हैं, वो सुबह उठते ही एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं। मतलब सुबह की हड़बड़ाहट रहती है, सुबह कैसे भी ये देश छोड़ना है, हड़बड़ाहट रहती है। और वो सोचते हैं वो तारीख कब आएगी जब उनकी ज़िंदगी भी सेफ़ हो जाएगी, क्योंकि एक बार ये अफ़गानिस्तान छोड़ेंगे तो उनकी ज़िंदगी भी सेफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार आप स्टोरी देख लेना, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। औरत जात को मजबूर किया जा रहा है शादी के लिए, लाठियों से ऐसे मारा जा रहा है जैसे भैंस वगैरह को मारते हैं, ठीक है। वहाँ पे हर मुसाफिर सुबह की लताफत में एयरपोर्ट की तरफ भागता है, और वो तारीख कब आएगी जब ज़िंदगी मिलेगी। तो इससे आपको याद रहेंगी ये चीज़ें, औरत जात, लाठी और भैंस, मुसाफिर खाना, हर मुसाफिर सोच रहा है, सुबह की लताफत, तारीख, ज़िंदगी, शादी, ये इनकी रचना है, ओके। नेक्स्ट है शरद जोशी, इनका जन्म 1931 उज्जैन में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं लिख देता हूँ इधर, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। तो ये इनकी रचनाएं हैं। पिछले दिनों में और केवल मैं जीप पर सवार लिया अंधों का हाथी, एक था गधा, राह किनारे बैठ, यह था संभव परिक्रमा। देखो कैसे याद करेंगे, देखो शरद ऋतु आई है, ठीक है, ये शरद जोशी जी हैं, तो आपको याद रखना है शरद ऋतु आई है। तो जब शरद ऋतु आई तो क्या किया हमने पिछले दिनों,
पिछले दिनों बाहर परिक्रमा लगाने का प्लान बनाया, कहीं बाहर परिक्रमा लगाने का प्लान बनाया, तो ये जीप उठाई और शरद ऋतु में बाहर निकल के परिक्रमा लगाने का मन किया। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं और केवल मैं, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर। जैसे ही थोड़ा आगे चला तो बीच में एक हाथी आ गया। मैंने सोचा बीच सड़क पर हाथी कैसे आ गया, क्योंकि उसके पीछे एक गधा आदमी था, वो अपने खेत में हाथी को ले जा रहा होगा, लेकिन सड़क पर आ गया, तो उसके पीछे एक गधा आदमी की वजह से बीच में हाथी आ गया। अब हाथी को निकलने में तो टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ से उतर कर यहाँ किनारे पर बैठ गया, राह किनारे बैठ गया। यहाँ पर मैं इंतजार करने लगा, हाथी जाएगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो हाथी निकलने के बाद मैं जब वापस बैठा तो ये जीप पर चारों तरफ इल्लियाँ आ गई। पता नहीं पेड़ के नीचे जीप खड़ी करी कहाँ करी, तो यहाँ चारों तरफ इल्लियाँ आ गई जीप पर। तो फिर प्लान कैंसिल करना पड़ा और सोचा फिर किसी बहाने कभी और दिन जाएंगे, लेकिन अभी तो प्लान कैंसिल। ठीक है, फिर किसी बहाने। तो आपको देखो कैसे ये स्टोरी याद रखनी है। पिछले दिनों शरद ऋतु में हम घूमने जा रहे हैं। ओके, पिछले दिनों परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। जीप में मैं और केवल मैं गया, तो मैं और केवल मैं किसने लिखी? शरद जोशी ने। जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप में गया, अभी डायरेक्टली याद हो सकता है आपको, जीप पर गया। फिर बीच में हाथी आ गया था, अंधों का हाथी, उसके पीछे गधा था, एक था गधा। उसके बाद मैं राह किनारे बैठ गया, राह किनारे बैठ फिर इनकी एक और रचना है, फिर किसी बहाने। तो मतलब प्लान कैंसिल हो गया, तो फिर किसी बहाने बाहर घूमने या परिक्रमा लगाने जाएंगे। तो इनकी यथासंभव परिक्रमा भी है। स्टोरी समझ में आ गई? याद कैसे रखेंगे कि ये शरद जोशी की है? क्योंकि शरद ऋतु में घूमने जा रहे हैं, उससे आपको ये पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। ये 8 हो गए हैं, इसके अलावा 2 और बचते हैं। एक है डॉक्टर शिव मंगल सुमन एंड नेक्स्ट है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी दोनों की एज सच कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लो आप। जैसे इनका जन्म तो यूपी में हुआ था, शिव मंगल सुमन जी का, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा रीवा में हुई थी। ओके, इनकी एक कृति है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। और इनकी पूरी सारी जितनी भी कविताएं थी उनका एक संग्रह है, उसका नाम है हिल्लोल। ठीक है, हिल्लोल। तो आपको ये शिव मंगल के लास्ट में एल आ रहा है, ला आ रहा है, तो ये लास्ट में सारी कविताओं का संग्रह किया, उससे आपको हिल्लोल याद रहेगा। और हिल्लोल से आपको यहाँ एक और याद रह सकता है, युग का मोल। हिल्लोल युग का मोल, ये आप याद रखना। और मैं 2-3 कृति बता देता हूँ आपको, जैसे विश्वास बढ़ता ही गया, जीवन का गान, नेक्स्ट विंध्य हिमाचल, एक्चुअली ये विंध्य हिमालय है, पर आंखें नहीं भरी, नेक्स्ट इज प्रलय सृजन। तो ये इनकी कृति हैं। आपको देखो बिना ट्रिक के काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी याद करने में, लेकिन आपको ये करनी पड़ेगी। मैं आपको छोटा सा तरीका बता सकता हूँ इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आपको ठीक लगे तो ये तरीका अपना सकते हैं। जैसे जनगण मंगलदायक, मंगल शुरुआत में तो जनगण मन अधिनायक रहता है, लेकिन हम याद करेंगे जनगण मंगलदायक। तो ये मंगल में आप कहीं ना कहीं राष्ट्रगान याद कर सकते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं आप कि राष्ट्रगान अपने लिए जीवन का गान है। और उसमें विंध्य हिमाचल आता है, विंध्य हिमालय, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलते तिरंगा, ये सब आता है, उससे विंध्य हिमाचल। और ये राष्ट्रगान सुन के कई लोगों की आंखें भर जाती हैं, पर आंखें नहीं भरी। ओके, इससे आप ये 2-3 याद कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे, नहीं तो आप डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, ये लास्ट है। ये थोड़ा आधुनिक सोचते थे, 20वीं शताब्दी के थे ये, आधुनिक सोचते थे। इनकी कृति हैं कुछ आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, जैसे 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, उसके बाद नए प्रश्न, उसके बाद इन्होंने लिखी है राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। ये वैसे तो हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए ये नहीं पढ़ सकते। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, आखिरकार इन्होंने क्या समस्याएं बताई हैं, लेकिन ये इन्होंने लिखी है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारे साहित्य, एमपी के साहित्य की कवि और कविताएं वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप एक बार ओवरव्यू देख लें। प्राचीन में हमने पढ़ा कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति बाणभट्ट, मध्यकालीन में केशवदास, पद्माकर, भूषण, आधुनिक में माखनलाल चतुर्वेदी जी से नंद दुलारे वाजपेयी। सभी की ट्रिक देखी है, बस नंद दुलारे वाजपेयी जी की नहीं देखी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, 2 पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट कभी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें नई हमें क्वेश्चन आंसर से भी मिलेंगी और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू।